CH11 खाली हाथ। अब तक आपने पढ़ा। रुझान के लापता होने पर इंस्पेक्टर सुजान सिंह तहकीकात करते हुए रुझान की कक्षा में पढ़ने वाले लड़के दक्ष के घर पहुंचते हैं। अब आगे सामने पुलिस को देखकर दक्ष की मां सविता सहमते हुए बोली, जी आप लोग। इंस्पेक्टर सुजान ने अपना परिचय देते हुए कहा, आपने रुझान के बारे में तो सुना ही होगा, आपके बेटों की क्लास में ही पढ़ता था। जी सर, बहुत दुख हुआ सुनकर। वह 1 महीना पहले कहीं लापता हो गया था। मैंने उसे स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कई बार देखा था। टीचर्स अक्सर उसकी तारीफ किया करती थी। सविता ने उदास होते हुए बताया, जी हम उसी के बारे में आपके दोनों बेटों यक्ष और दक्ष से पूछताछ करने आए हैं। इंस्पेक्टर सुजान सिंह घर में दाखिल होते हुए बोले। छोटा सा साधारण ढंग से सजा साफ सुथरा घर था। इंस्पेक्टर सुजान ने पूरे घर पर सरसरी नजर डालते हुए कहा, पिछले महीने की 20 तारीख को दक्ष और पक्ष कहाँ थे? यह वह दिन है जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। सविता ने कहा, जी सही कहा आपने, वह दिन उस बारिश की वजह से ही अच्छी तरह याद है। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया था। घर का काम खत्म करके मैं आराम करने के लिए लेटी हुई थी कि दक्ष ने बाहर जाने की जिद की। मैंने दोनों को खराब मौसम को देखते हुए बाहर जाने को मना कर दिया। उसके बाद मैं सो गई। बारिश की आवाज़ से मेरी आंख खुली तो मैंने दोनों को आवाज़ लगाई। वे दोनों छत पर बारिश में नहा रहे थे। मैंने उन्हें बारिश में भीगने के लिए बहुत डांटा। उसके बाद रात तक दोनों को बुखार चढ़ गया। सविता की बात सुनकर इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, अभी दोनों कहाँ हैं? उन्हें बुलाए। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये झिझकते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, वे दोनों हमें बिना बताए 3 दिन पहले कहीं घूमने चले गए। क्या आपको नहीं पता वे दोनों कहाँ गए हैं? इंस्पेक्टर सुजान ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये चिट्ठी छोड़कर गए हैं। सविता ने एक कागज़ इंस्पेक्टर सुजान की ओर बढ़ाते हुए कहा। इंस्पेक्टर सुजान कागज़ पर लिखा हुआ पढ़ने लगे, माँ, हम 1 हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं। हमारी चिंता मत करना। आप लोग हमें घुमाने कहीं नहीं ले जाते, इसलिए हमने खुद पैसों का इंतजाम कर लिया और घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, लगता है आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते। सविता ने नजरें झुकाए कहा, सर, मेरे पति जितना कमाते हैं उससे घर खर्च और इन दोनों की पढ़ाई ही पूरी हो पाती है। बच्चों को ऐशो आराम, घूमने फिरने की जिंदगी चाहिए। हरदम इसी की शिकायत रहती है उन दोनों को। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने आपको कोई फ़ोन नहीं किया? इंस्पेक्टर सुजान ने पूछा। नहीं सर, कोई फ़ोन नहीं आया। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है, पर बिना पते के हम उन्हें कहाँ ढूंढें? सविता की आंखें नम हो गई। कितने रुपए हैं उनके पास? इंस्पेक्टर सुजान ने अगला सवाल किया। सविता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जी मुझे तो कुछ नहीं पता कि कितने रुपए हैं और कैसे उनके पास रुपए आए। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, जब भी उनका कोई फ़ोन आए आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और वे लौट आए तब आप उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आएंगे। सविता ने डरते हुए कहा, क्यों इंस्पेक्टर साहब? उन्होंने कुछ नहीं किया। वे तो उस दिन घर पर ही थे। मैं सच कह रही हूँ। इंस्पेक्टर सुजान सिंह सविता की आवाज़ अनसुना कर घर से बाहर निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर सुजान ने सब इंस्पेक्टर कुशल से कहा, यक्ष और दक्ष के फ़ोन की लोकेशन पता करो और घर के फ़ोन को टेप करो। हमें पता करना है कि वो दोनों कहाँ गए हैं, उनके पास कितने रुपए हैं और वे रुपए उनके पास कहाँ से आए। रुझान के लापता होने की खबर सभी अखबारों में छपवा दी गई। रुझान के बारे में किसी भी तरह की खबर दिए जाने पर इनाम की घोषणा भी की गई। ये केस पुलिस की आंख की किरकिरी बनता जा रहा था। पुलिस पर ऊपर से भी बहुत प्रेशर था। आखिर रुझान शहर के जाने माने प्रतिष्ठित ज्वेलर्स का बेटा था। संजोग अपने दोस्त रुझान के गायब होने के बाद गुमसुम रहने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था अचानक ये सब क्या हो गया। उनकी दोस्ती पर किसकी नज़र लग गई। संजोग कभी कभी रुझान के घर रुझान के बारे में पूछने के लिए जाता। उसे अपने पुराने दिन याद आते। वो अपने को असहाय महसूस कर रहा था। वह एक ही बात सोचता रहता, उसके साथ हुआ क्या है। कात उस दिन रुझान मेरे पास ना आता। नीता बीमार रहने लगी थी। वो रुझान को याद कर रोती रहती। घर में वीरानी छा गई थी। प्रवेश की भी अपने काम में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उमेश घर और बाहर सब कुछ संभाल रहा था। पुलिस अपनी तरफ से अब भी पूरी कोशिश कर रही थी। रुझान और संजोग के घर के बीच रुझान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? यह एकाएक गायब कैसे हो गया? ये किडनैपिंग का मामला है या घर के आपसी कलह में रुझान को बलि का बकरा बनाया गया है? अपनी लाख कोशिश के बाद भी पुलिस अब तक खाली हाथ थी। क्रमशः जानना तो आप भी चाहते होंगे। कहानी में कई ट्विस्ट है, रोमांच और सस्पेंस का तड़का। आपको कैसा लग रहा है अपनी समीक्षा में जरूर बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। आपके सुझाव
और प्रतिक्रिया का स्वागत है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। CH12 हैदराबाद 1 हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी यक्ष और दक्ष की कैब रामोजी फिल्म सिटी के अंदर दाखिल होती है। रामोजी फिल्म सिटी का बड़ा सा गेट और बड़ा सा बैनर देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक जगह टिकट काउंटर देख वे कैब से उतरते हैं। ड्राइवर को पैसे देने के बाद अपना बैग संभाले हुए काउंटर पर जाते हैं और अपने लिए 2 टिकट लेते हैं। उन्हें बताया जाता है, आप वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए, अभी बस आएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वे दोनों वेटिंग हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। वेटिंग हॉल में घुसते ही वेटिंग हॉल की भव्यता देख उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आलीशान हॉल में जितने भी लोग बैठे थे सभी बहुत अमीर लग रहे थे। सुसज्जित वेटिंग हॉल में एक सोफे पर बैठते ही एक व्यक्ति उनके पास आकर उन्हें 2 कॉफी दे गया। यक्ष और दक्ष अपने को बहुत खास महसूस कर रहे थे। कॉफी खत्म करने के बाद यक्ष बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। दक्ष ने इधर उधर नजर दौड़ाई पर वॉशरूम कहीं नजर नहीं आया तो उसने यक्ष को देख कंधे उचकाए। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़े 2 पैकेट पक्ष की तरफ बढ़ाए। यक्ष ने कहा, यह क्या है? ये हमारा नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, सर ये हमारी तरफ से है। दक्ष जल्दी से बोला, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करेंगे। उस व्यक्ति की मुस्कान बढ़ गई। वह सौम्यता से बोला, नहीं सर, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। अब से लेकर जब तक आप रामोजी फिल्म सिटी में है, आपको सब खाना पीना हम ही देंगे, यहाँ तक कि आप जो भी खरीदारी अपनी तरफ से करेंगे, हमारे टिकट में उस खरीदारी पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। दोनों ने खुश होते हुए पैकेट पकड़ लिया। पक्ष धीरे से उस व्यक्ति से बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। वो व्यक्ति बोला, जी सर, आइए। यक्ष जब वॉशरूम से लौट कर आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। दक्ष ने कहा, अरे इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? यक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुझे जरूरत हो या ना हो पर एक बार वॉशरूम जाकर आ देख कर आए, कितना शानदार है, ऐसा लगेगा तू यहाँ का प्रिंस है। उसकी बात सुन दक्ष ने उससे रास्ता पूछा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। यक्ष ने उस व्यक्ति द्वारा दिए पैकेट खोले तो उसमें 2 पानी की बोतल, 2 जूस के पैकेट और 2 चॉकलेट के डिब्बे थे। यक्ष चॉकलेट मुंह में रखते हुए सोचने लगा, वाह क्या ठाठ है भाई यहाँ तो। तभी दक्ष भी मुस्कुराते हुए लौटा। यक्ष ने चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बताया कि पैकेट में से क्या क्या निकला। तभी एक लड़की हॉल में आई जिसने जोर से सभी को बताया, आप लोगों की बस आ चुकी है। उम्मीद है आपको यहाँ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आपकी यात्रा शुभ हो। अब आप रामोजी फिल्म सिटी के मेहमान हैं। यक्ष और दक्ष भी अपना सामान उठाए वेटिंग हॉल से बाहर आए जहां उनकी बस खड़ी थी। बड़ी ई बस में घुसते ही उन्हें उनकी सीट दिखा दी गई। सबके बैठते ही बस चल दी। बस में सबसे आगे एक लड़का खड़ा हुआ। सब उसकी ओर देखने लगे। वह बोला, मैं आपका गाइड हूँ, आज शाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा नाम साहिल है। सभी मेरा फ़ोन नंबर से ले। उसने अपना फ़ोन नंबर बताया और आगे कहा, यहाँ के बारे जगह जगह नीचे उतरकर आप लोगों को कई नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। उस समय आप दिए गए समय में घूम फिर सकते हैं और फ़ोटो ले सकते हैं। इस दौरान कोई इधर उधर हो जाए या कोई बात हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। यक्ष और दक्ष ने इतना मज़ा अपने जीवन में कभी नहीं किया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो सबसे खास हैं और दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। गाइड साहिल उन्हें आसपास के बारे में बताता जा रहा था। सभी अपनी अपनी खिड़की से सब देख रहे थे। बहुत से फिल्मी घर, किसकी शूटिंग कहाँ हुई थी, बहुत से सेट जहाँ वे बस से उतर उतर कर फोटो ले रहे थे। बस की गति बहुत धीमी थी। सभी आराम से सब देख पा रहे थे। ये जगह हजारों एकड़ में फैली थी। साहिल ने कहा, सभी लोग खड़े होकर बस के पीछे के शीरों से बाहर देखें। सब ने देखा तो हैरत और खुशी से सबकी आंखें चौड़ी हो गई। पीछे का व्यू ऐसा था जैसे बस केरल से गुजर रही हो। नारियल के पेड़ और आसमान बहुत सुंदर लुक दे रहे थे। सबके मुंह से वाह निकल गया। करीब दोपहर का 1 बज गया था। साहिल ने कहा, यहाँ आपको लंच दिया जाएगा, इसके बाद हमारा आगे रास्ता पैदल का है। आप लोग फूड एंजॉय कीजिए। मैं आपसे 3 बजे मिलता हूँ। सभी बस से उतरकर एक रेस्टोरेंट में आ गए जो पूरा शीशे का बना हुआ था। दीवारों पर फिल्म स्टार्स के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। एक साइड पर फुल स्क्रीन टीवी पर मूवी चल रही थी। बड़ी बड़ी टेबल पर खाना सजा हुआ था। यहाँ इटालियन, चाइनीज, मुगलई और ना जाने कौन कौन से ढेरों खाने के आइटम रखे थे। सभी वहां पर अपना खाना खुद अपनी प्लेट में डालकर खा रहे थे। कुछ भी और कितना भी खाओ। यक्ष और दक्ष पहले सारी जगह घूम घूम कर डिशेज देखने लगे। इतने लजीज व्यंजन देखकर उनके मुंह में पानी आने लगा। अनेक तरह की मिठाइयाँ, जूस, नॉन-वेज फूड, बहुत कुछ था वहां पर। यक्ष और दक्ष ने अपनी प्लेट खाने से भर ली और वहां लगे टेबल कुर्सी पर बैठ गए।
CH13 अपराध अब तक आपने पढ़ा। दक्ष और यक्ष रामोजी फिल्म सिटी पहुंचते हैं। दोनों बहुत ही खुश हैं। अब आगे दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। यक्ष बोला, अब बोल, कभी किए थे इतने मजे, बोल बोल बोलना। नहीं वे क्या जिंदगी थी उसकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। दक्ष ने हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, अगर किसी को पता चल गया और हम पकड़े गए तो। यक्ष ने डरते हुए कहा, शे क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, इतने दिन से तो नहीं पकड़े गए, अब कोई क्या उखाड़ लेगा। हाँ, अगर तू इसी तरह डरता रहा और कभी किसी से इस बारे में बात की तो जरूर पकड़े जा सकते हैं। दक्ष ने धमकाते हुए कहा, नहीं मैं तो कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। यक्ष ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, एक बात और, आज कसम खा ले कि आज के बाद हम इस बारे में खुद भी आपस में कोई बात नहीं करेंगे। तुझे जितनी बात करनी है ना, आज ही कर ले, पूरी भड़ास निकाल ले इस हैदराबाद के ट्रिप में, तुझे छूट है। उसके बाद अपने होठ सिल लेना। दक्ष ने यक्ष की समझाते हुए कहा, हाँ हाँ, कितनी बार तो कह दिया, कभी जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन उस वक्त मैं सच्ची में डर गया था। यक्ष ने उस समय को याद करते हुए कहा। दक्ष भी बीती यादों में खोए हुए बोला, हम तो मौसम का आनंद लेने बाहर निकले थे, बारिश होने की संभावना थी। तभी सामने आगे जाता हुआ रुझान दिख गया। रुझान को देखकर दक्ष ने यक्ष से कहा, चलो आज इससे सीधे सीधे बात की जाए कि यह अपने आप को समझता क्या है जो हमसे ठीक से बात भी नहीं करता। दक्ष ने रुझान को आवाज लगाई। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। दक्ष ने कहा, रुझान इधर कहाँ जा रहा है। रुझान हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ बोला, संजोग के पास जा रहा था, मैंने उसे रिदम दीदी की शादी में बुलाया था, वह आया ही नहीं। दीदी के जाने के बाद मन थोड़ा उदास है, तो उसके पास जाकर शायद थोड़ा अच्छा लगे। दक्ष रुझान को घूरते हुए बोला, रुझान तूने उसे तो शादी में बुलाया और हमें नहीं बुलाया, संजोग में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। तुम हमसे दोस्ती क्यों नहीं करते हो। रुझान मौसम को देखते हुए जल्दी से बोला, यार बुरा मत मानना, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारे साथ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। सारी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम लोगों की पसंद नहीं करता, बस तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकता। उसकी बात सुनकर दक्ष को गुस्सा आ गया। दक्ष ने गुस्से से कहा, अरे सीधे सीधे कहना, तुझे अपने अमीर होने का घमंड है। रुझान उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अमीर होने में मेरा कोई हाथ नहीं, जब मैं अपने हाथ से कमाऊंगा तब अमीर कहलाऊंगा। अभी तो जैसे तुम अपने पापा पर डिपेंड हो वैसे ही मैं भी हूं। दक्ष उसके चेहरे की मुस्कुराहट सह नहीं पाया। उसके शांत रहने और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान उसे हमेशा से ही चुभती थी। उसने गुस्से में रुझान को जोर से धक्का दे दिया। अचानक लगे धक्के से रुझान संभल नहीं पाया, ये नीचे गिर गया। उसका सिर पीछे जमीन पर पड़े पत्थर पर लगा। रुझान दर्द से कराह उठा। वह उठने की कोशिश करने लगा। तभी दक्ष की नज़र उसकी सोने की चेन अंगूठी पर गई। दक्ष की आंखें लालच से चमक उठी। उसने रुझान को एक और धक्का दिया और यक्ष से बोला, यक्ष जल्दी से इसके हाथ पकड़। यक्ष घबराकर बोला, क्या कर रहे हो तुम, बताने का समय नहीं है, जल्दी से हाथ पकड़। दक्ष रुझान को दबोचते हुए बोला। यक्ष ने रुझान के दोनों हाथ पकड़ लिए। दक्ष रुझान के ऊपर बैठ उसका गला दबाने लगा। रुझान तड़पने लगा। दूर से आती रोशनी को देखकर यक्ष ने जल्दी से कहा, दक्ष कोई गाड़ी आ रही है, मुझे हेडलाइट की चमक दिख रही है। रुझान की आंखें बंद हो चुकी थी, वह हिल नहीं रहा था। दोनों ने जल्दी से रुझान को पेड़ की ओट में खींच लिया और उसके शरीर से चेन, अंगूठी, कुंडल और सोने की घड़ी उतार ली। दोनों सांस रोके हुए गाड़ी के जाने का इंतजार करने लगे। गाड़ी पास आ गई और थोड़ा आगे जाकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही दोनों की सांसें गले में अटक गई। वह एक छोटा ट्रक था। ट्रक ड्राइवर गाड़ी से उतरा। यक्ष और दक्ष दोनों सहम गए। ट्रक ड्राइवर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, ओहो, लगता है तेज बारिश होगी आज तो। वह एक पेड़ की ओट में लघुशंका करते हुए बड़बड़ाया, इसको भी अभी आना था। ट्रक ड्राइवर जोर से गाना गाते हुए ट्रक में जा बैठा और एक बीड़ी सुलगा ली। उसने रेडियो पर जोर से गाना चला दिया और उसके साथ साथ गाने लगा, ओ मैं निकला गड्डी लेके। सड़क पे दक्ष ट्रक ड्राइवर को पेड़ की ओट में जाते देख पक्ष से बोला, चल जल्दी से इसे इसी ट्रक में डाल देते हैं। यक्ष का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने दक्ष की हाँ में हाँ मिलाई। बादल के गरजने, गाने के शोर और अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों ने रुझान को टूक में डाल दिया। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। बादल भी जोर से गरज रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने बीड़ी खत्म कर एक और फेंकी और ट्रक स्टार्ट कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया।
क्रमशः दोनों भाइयों का ये कारनामा क्या कभी किसी को पता चल पाएगा। CH14 फुल एंजॉय। अब तक आपने पढ़ा यक्ष और दक्ष हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में घूमने जाते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने रुझान को मारकर उसके शरीर से सोने के गहने उतारकर एक टुक में डाल दिया। अब आगे यक्ष और दक्ष यादों से बाहर निकले। यक्ष बोला, हाँ यार, उस दिन वो सब अचानक हो गया। उस दिन के बाद से रुझान की कोई खबर ही नहीं। उस टुक के लिए क्या उसने रास्ते में उसे कहीं फेंक दिया होगा? अब तो इस बात को 1 महीना हो गया है। यक्ष के शरीर में झुरझुरी सी उठी। एक बार फिर से वह घटना उसकी आंखों के सामने आने से उसके पसीने छूटने लगे और रह रहकर बिजली का कट जैसे उसकी एड़ी से चोटी तक दौड़ने लगा। दक्ष ने यक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, रुझान मर चुका है। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई और आगे भी नहीं कर पाएगी। यदि रुझान की लाश कभी मिल भी गई तो शक ट्रक ड्राइवर पर ही जाएगा। हम साफ बच जाएंगे। यक्ष को उसकी बातों से थोड़ी तसल्ली मिली। वह खुद को संभालते हुए बोला, और हम किसी को कुछ बताने वाले नहीं। रुझान के शरीर से उतारे सोने के गहनों से ही तो हम यहाँ ऐश कर रहे हैं, जो हमने एक सुनार को बेच दिए और हमें बहुत सारे रुपए मिले। दक्ष ने यक्ष के कंधे थपथपाते हुए कहा, चल अब सब भूल जा, फुल एंजॉय कर। हमारा खाना भी खत्म हो गया, 3 भी बजने वाले हैं। देख, सब लोग बस की ओर जा रहे। दोनों के चेहरों की चमक देखते ही बनती थी। यक्ष और दक्ष बस की ओर बढ़ चले। गाइड साहिल ने कहा, अब हमें बस की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ फुल एंजॉय करने वाले हैं। 2 घंटे के लिए मैं आपको फुल ऑफ मस्ती करवाने वाला हूँ। सभी खुशी खुशी साहिल के साथ चलने लगे। सबसे पहले बाहुबली फिल्म के बड़े बड़े सेट, जहां पर फिल्म की शूटिंग की गई थी, दिखाया गया। सभी ने वहां फोटो शूट किए। उसके बाद थिएटर में एक रंगारंग डांस प्रोग्राम दिखाया गया। फिर साहिल के साथ सब बटरफ्लाई पार्क गए, जहां करोड़ों की संख्या में रंग बिरंगी सुंदर तितलियां थी। यक्ष और दक्ष की खुशी का ठिकाना ना था। सभी ने एक लाइव शो देखा जिसमें बहुत सारा स्टंट था, जिसे देखकर सभी ने हैरत से दांत तले उंगली दबा ली। आखिर में फिल्म शूट करने के लिए एक सिनेमा हॉल से जाया गया। वहां पर जब दर्शकों में से किसी को बुलाया गया तो यक्ष और दक्ष दोनों ही खड़े हो गए। उन्हें बताया गया कि आपने बैंक में डकैती की है, आप गाड़ी से भाग रहे हैं, पुलिस आपका पीछा करते हुए आप पर गोलियां चला रही है, आपको एक्ट करना है, गोलियों से बचने का। पक्ष और दक्ष ने बताया अनुसार किया। फिर उसमें डायलॉग, म्यूजिक, साउंड डाला गया। पर्दे पर सभी को दिखाया गया। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। यक्ष और दक्ष को लगा वे सच में ही कोई सेलिब्रिटी हैं। सिनेमा हॉल से बाहर निकल सबको जूस कॉफी दिया गया। यक्ष जूस पीते हुए बोला, सही में इसी को जिंदगी कहते हैं। ये समय यहीं रुक जाए, इतना सारा मजा तो पूरी जिंदगी में हमें कभी नहीं आया। साहिल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, अब आप यहाँ झूलों और खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। 5 बजे बस से हम आपको रामोजी फिल्म सिटी के गेट पर ले चलेंगे, जहां संगीतमय रंगारंग समारोह द्वारा आपको विदाई दी जाएगी। ये खुशगवार पल आप हमेशा याद रखेंगे। यक्ष और दक्ष पूरी जगह घूम घूम कर देखने लगे। उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की और टिकट पर मिले कूपन से झूलों पर झूलने के बाद उनके चेहरे पर सुकून था। आखिर में वो बस से रामोजी फिल्म सिटी के गेट पर आए, जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियों का डांस प्रोग्राम था। इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने आज तक सिर्फ टीवी पर ही देखा था। जब तक दोनों बहुत थक चुके थे, उन्होंने होटल जाने के लिए कैब बुक कर ली। होटल पहुंचकर उन्होंने एक रूम ले लिया। रात को खाना खाने के बाद कमरे में बिस्तर पर पड़े हुए दक्ष बोला, मैं कल हॉरर एस्केप रूम जाने का सोचकर ही बहुत एक्साइटेड हूँ। यक्ष छत को घूरते हुए बोला, हॉरर एक्साइटेड तो मैं भी हैं। जब से मैंने रुझान के मुंह से इस हॉरर एस्केप रूम के बारे में सुना है, तब से ही मैं इसे देखने के लिए लालायित था। रुझान के शरीर से उतारे सोने के गहनों से हमने फुल एंजॉय किया, अब कल भी करेंगे, लेकिन मुझे कई बार बहुत डर लगता है, जैसे कि रुझान हमें देख रहा हो। दक्ष ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बेकार की बात कर रहा है, बल्कि यह सोच घर पहुंचकर हम मम्मी पापा का सामना कैसे करेंगे। हाँ पार, एक चिट्ठी लिखकर छोड़ने से हम डॉट और मार से बच थोड़ी ना जाएंगे। आज सारा दिन हमने जो मजा किया सब बेकार हो जाएगा, यक्ष ने सोचते हुए कहा। दक्ष बिस्तर से उठते हुए बोला, ऐसा करते हैं, घर फोन कर लेते हैं, वे थोड़े शांत हो जाएंगे। ये सुनकर कि हम ठीक है और हम भी कर फिर एंजॉय कर पाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। यक्ष ने हाँ में हाँ मिलाई और फोन का स्विच ऑन कर अपने घर फोन मिलाया। फोन यक्ष के पिता मनोहर लाल ने उठाया। क्रमशः इनका गुनाह क्या कभी पकड़ा जा सकेगा? क्या रुझान को न्याय मिलेगा? CH15 ट्रक ड्राइवर अजीत। अब तक आपने पढ़ा रामोजी फिल्म सिटी में घूमते हुए यक्ष और दक्ष रुइरान की बात फिर आगे कभी ना करने की कसम खाते हैं। अगले दिन हॉरर एस्केप रूम देखने का प्लान बनाकर वे
अपने घर फोन करते हैं। अब आगे। यक्ष ने फोन मिलाते हुए दक्ष से कहा, बेल जा रही है। फोन यक्ष के पिता मनोहर लाल ने उठाया। जैसे ही यक्ष ने कहा, पापा, मनोहर लाल गुस्से में बोला, कहाँ है तू उल्लू के पड़े? बिना बताए एक चिट्ठी छोड़, 12 दिन से तुम दोनों गायब हो। घर आओ, तुम्हें बताता हूँ। तुम दोनों को घर बाहर की कोई चिंता नहीं। मनोहर लाल की बात सुनकर सविता समझ गई फोन किसका है। वो चिंतित होते हुए बोली, उनसे पूछो, वे ठीक तो है ना? मनोहर लाल ने तल्खी से कहा, तुम मटर गश्ती कर रहे हो यहाँ, हमारा तुम्हारी चिंता में बुरा हाल है। तुम्हारी माँ तो ठीक से खाना भी नहीं खा रही। लो अपनी माँ से बात करो। मनोहर लाल ने गुस्सा तो किया लेकिन उनकी आंखें नम हो गई, आवाज भरी गई थी जो वह दोनों कभी नहीं समझ सकते। मनोहर लाल के हाथ से फोन लेकर सविता ने पूछा, तुम दोनों कहाँ हो? यक्ष ने माँ की बात अनसुनी कर कहा, हम ठीक हैं माँ, बस 2-3 में घर वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। सविता ने अधीरता से कहा, अरे चिंता कैसे ना करें, बिना रुपए पैसे के तुम कहाँ और कैसे रह रहे हो? यक्ष से फोन लेते हुए दक्ष ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, हमारे पास पैसे हैं। हमने तुम्हें बताया नहीं, घूमने के लिए हम बहुत दिनों से पैसे जमा कर रहे थे। आप तो हमें हम कई लेकर नहीं जाता। सविता अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली, बेटा इस महंगाई में तुम्हारी पढ़ाई और घर खर्च में ही पूरा पैसा चला जाता है, घूमना फिरना कहाँ से करें? अब ये बताओ कब आओगे तुम? दक्ष ने ये कहते हुए फोन काट दिया। माँ हम 3 दिन बाद घर आएंगे। फोन कट होते ही सविता रोते हुए कहने लगी, कैसे बच्चे हैं, बिना बताए घूमने निकल गए। एक हम हैं जो इनको पालने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। हम पर क्या गुजरेगी, इन्हें बिल्कुल भी हमारी चिंता नहीं। कह रहे हैं हमने पैसे जमा किए हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। मनोहर लाल भुनभुनाते हुए बोला, स्वार्थी हैं ये दोनों, स्वार्थी। इन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं। बस दुआ करो कोई गलत कर्म ना कर बैठे, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सुनकर सविता की चिंता और बढ़ गई। रुझान के घर से 400 किलोमीटर दूर ट्रक ड्राइवर अजीत रास्ते के एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका। कुर्सी पर बैठ उसने खाने का ऑर्डर दिया और सामने पड़े अखबार को देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। फोटो देख अजीत चौंकते हुए बड़बड़ाया, ये तो हूबहू वही लड़का है जो उस दिन मुझे मेरे ट्रक के पीछे मिला था। पूरी खबर पढ़कर अजीत के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठी। वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। बिना खाना खाए ही वह अपने ट्रक में बैठ पर की तरफ बढ़ चला। अपने गांव पहुंच उसने अपने घर में अपनी बीवी झुमरी को आवाज लगाई। झुमरी हैरानी से अजीत को देखते हुए बोली, थे तो बहुत जल्दी आ गए जी। अजीत को बेचैन देख झुमरी फिर से बोली, क्या बात है जी, थे ठीक तो हो? अजीत ने अपने हाथ में पकड़ा अखबार झुमरी के सामने कर दिया। झुमरी अखबार पकड़ते हुए बोली, एजी मुझे पढ़ना ना आवे फिर काहे यह अखबार मुझे देओ हो? अजीत ने झुंझला कर झुमरी को फोटो दिखाते हुए कहा, ये देखो। झुमरी ने गौर से फोटो देखा और अनायास उसके मुंह से निकला, ये तो वही छोरा है। अजीत ने हामी में सिर हिलाया, ये फोटो इसमें काहे छपा है जी? झुमरी चिंतित होते बोली। अजीत ने खबर कर सुनाते हुए कहा, 1 महीना पहले ये लड़का अपने घर से दोस्त के पास जाने के लिए निकला था। उसके बाद वापस घर नहीं लौटा। इसको ढूंढने के लिए इसके घर वालों ने इनाम रखा है। अमीर खानदान का लड़का है ये, हमें इसके घर जाना होगा। अजीत ने झुमरी की आंखों में देखते हुए कहा। झुमरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाने की तैयारी करने लगी। नीता की हालत बहुत खराब थी, न ये कुछ खाती थी और ना ही सोती थी। डॉक्टर ने नींद की दवाइयाँ भी दी। नींद में भी वह रुझान रुझान कहकर रोती रहती या फिर उठ बाहर भागती हुई कहती, मेरा रुझान आ गया, वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। उसने कहा था मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रिदम अपनी चाची की हालत नहीं देख पाती। रात दिन वो नीता के साथ ही रहती। रिदम ने रोते हुए शिवांग से कहा, शिवांग चाची को मेरी जरूरत है, मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ। शिवांग ने रिदम के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ रिदम, अब तुम ही सहारा हो इस घर का। तुम्हें सभी को संभालना है, तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो। उमेश की आंखें शिवांग के व्यवहार और अपनत्व को देखकर नम हो गई। उसे रिदम की पसंद और प्रवेश के निर्णय पर गर्व हुआ। प्रवेश ने शोरूम जाना बिल्कुल छोड़ ही दिया था। वह हमेशा रुझान की तस्वीर को देखता रहता। उमेश हर तरह से प्रवेश को समझाता, दिलासा देता, लेकिन वह प्रवेश की हालत को समझ सकता था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उनकी खुशियों की चाबी सिर्फ रुझान था, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही थी। CH-16 अजीत का बयान 1। अब तक आपने पढ़ा रुझान का अचानक लापता होना, पिता की मर्जी के बिना रिदम की शिवांग से शादी, प्रवेश का अपने भाई साहब उमेश को ब्लैकमेल होने से बचाना, रामोजी फिल्म सिटी में घूमने
के बाद हैदराबाद से यक्ष और दक्ष अपने घर फ़ोन करते हैं। अब आगे पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी, रुझान का पता लगाने के लिए मुस्तैदी से अपना काम कर रही थी। सब इंस्पेक्टर कुशल उत्साहित होते हुए इंस्पेक्टर सुजान के केबिन में दाखिल हुए। अपने हाथ में पकड़ी फाइल इंस्पेक्टर सुजान को दिखाते हुए कहा, सर, कल रात को यक्ष दक्ष के पिता मनोहर लाल के फ़ोन पर एक कॉल आई थी, जो कि यक्ष ने की थी। फ़ोन की लोकेशन हैदराबाद की है। कॉल के बाद फ़ोन का स्विच ऑफ कर दिया गया। इंस्पेक्टर सुजान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, तुम अभी एक टीम लेकर हैदराबाद के लिए निकलो, हमें जल्दी ही उन लड़कों तक पहुंचना है। रुझान लापता केस में लड़कों का हाथ हो सकता है, साथ ही उनके घर पर भी 2 कांस्टेबल तैनात करो। जी सर, मुस्तैदी से कहते हुए सब इंस्पेक्टर कुशल केबिन से बाहर चले गए। सुबह यक्ष और दक्ष हॉरर एस्केप रूम जाने तैयार थे। ऑटो वाले की हैदराबाद के एस्केप रूम के बारे में बताया तो वो बोला, हाँ जानते हैं जी, 1 घंटे का रास्ता है। दोनों खुशी खुशी ऑटो में बैठ गए। यक्ष बोला, रुझान बता रहा था। दक्ष ने गुस्से में यक्ष की बात काटते हुए कहा, क्या कल से रुझान लगा रखा है? तुझे कहा ना, बिल्कुल भी उसका जिक्र नहीं करना है। कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल चुप रहना है। यक्ष सकपकाता हुआ बोला, मैं तो बस ये कह रहा था कि एस्केप रूम की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने पर 1 लाख रुपए इनाम मिलता है। हमें तो पहले ही कई क्लूज पता है, तो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। दक्ष ने यक्ष को घूरते हुए कहा, हाँ तब जब उन लोगों ने स्टोरी ना बदली हो तो 1 लाख इतनी आसानी से थोड़ी ना देते होंगे। वो बार बार क्लू या स्टोरी ही बदल देते होंगे ताकि कोई जल्दी से मर्डर मिस्ट्री हल ना कर सके। यक्ष ने सोचते हुए हो में गर्दन हिलाई। दोनों एस्केप रूम पहुंचे। ऑटो से उतरकर अंदर गए। वहां 2 लड़के बैठे हुए थे। यक्ष के उनसे एस्केप रूम के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, आपको 1 घंटा मिलेगा और दोनों को एक साथ जाना होगा। अकेले अलाउड नहीं है। फीस 2000 रुपये है। यदि आप 1 घंटे में सभी क्लूज ढूंढ लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। यदि आप बीच में ही अपनी मर्जी से गेम रोकते हैं तो आप कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाना, आपका रूम खोल दिया जाएगा, लेकिन आपको 2000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। यदि आपको कोई हिंट या मदद चाहिए हो तो टॉर्च को 2 बार कैमरे की तरफ जलाना बुझाना, आपको स्क्रीन पर हिंट दे दिया जाएगा। यक्ष और दक्ष ने सहमति से गर्दन हिलाते हुए सब समझने का इशारा किया। फीस के रुपए देकर उन्होंने एक कागज पर साइन किया, जिस पर यही सब लिखा था जो उन लड़कों ने अभी बताया था। साथ ही यह भी लिखा था कि डर की वजह से किसी तरह की दुर्घटना होने पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यक्ष और दक्ष बहुत एक्साइटेड थे। दोनों को एक टॉर्च दे दी गई। जैसे ही दोनों रूम में घुसे उस लड़के ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। ट्रक ड्राइवर अजीत और झुमरी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुजान के सामने बैठे थे। ट्रक ड्राइवर अजीत ने अपने हाथ में पकड़े अखबार में से एक फोटो दिखाते हुए इंस्पेक्टर सुजान से कहा, साहब इस लड़के को मैं जानता हूं। ट्रक ड्राइवर अजीत की बात सुन इंस्पेक्टर सुजान की आंखें चमक उठी। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए जल्दी से कहा, कब, कैसे और कहां, सब बताओ हमें। अजीत ने अपनी पत्नी झुमरी की तरफ देखते हुए कहा, साहब थोड़े दिन पहले मैं ट्रक से माल पहुंचाकर वापस खाली ट्रक लिए लौट रहा था। उस दिन मौसम बहुत ही खराब था। लगभग 12 घंटे के सफ़र में मैं कई जगह रुका था। जब घर पहुंचा तब मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में इस लड़के को पड़े हुए देखा। इंस्पेक्टर की निगाहें अजीत पर टिकी थी। अजीत ने धूप निगलते हुए सहमे अंदाज से आगे कहा, साहब मुझे नहीं पता यह मेरे ट्रक में कैसे और कब आ गया। मुझे तो घर आकर ही पता चला। अजीत को चुप देख इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, सब बात सच सच बताओ हमें। इस लड़के के बारे में जो कुछ पता है सब बताओ। ट्रक ड्राइवर अजीत ने झुमरी की ओर देखा। झुमरी ने साहस बटोरते हुए कहा, साहब हम गरीब आदमी हैं, पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए पुलिस के पास जाने से हम डर गए। ये तो जिद भी कर रहे थे, लेकिन मैंने ही इनको थाने जाने से रोक दिया। इंस्पेक्टर सुजान ने दोनों को पीने को पानी दिया और कहा, अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। तुमने अखबार में छपी खबर और फोटो पहचान कर यहाँ तक आने की हिम्मत की, यही बड़ी बात है। बशर्ते तुमने कुछ गलत ना किया हो। इंस्पेक्टर ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। नहीं साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, चाहे जिसकी कसम उठवा लो। ट्रक ड्राइवर पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन अजीत की आंखें इंस्पेक्टर को सच्चाई बयां करती लगी। वे फिर बोले, मैंने कहा ना, अगर तुमने गलत कुछ नहीं किया है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है साहब, मैं सब बताता हूँ, कहकर ट्रक ड्राइवर अजीत ने झुमरी की तरफ देखा। अब तक आपने पढ़ा CH-17 डर। ट्रक ड्राइवर अजीत और उसकी पत्नी झुमरी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुजान को रुझान के बारे में बताने आते हैं।
इधर हैदराबाद में यक्ष और दक्ष के हॉरर एस्केप रूम में घुसते ही दरवाजा बंद हो जाता है। अब आगे यक्ष और दक्ष एस्केप रूम में जाने की बहुत ही एक्साइटेड थे। दोनों को एक टॉर्च दे दी गई। जैसे ही दोनों कमरे में घुसे उस लड़के ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों ने अपने को एक गैलरी में खड़े पाया। वहां बहुत अंधेरा था। यक्ष और दक्ष को अनजाना सा डर महसूस हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। दक्ष ने जैसे जैसे अपने को संभालते हुए यक्ष से कहा, अरे डर मत, ये सब झूठ है, कोई डरने की बात नहीं है। बस एक बात याद रख, हमें 1 लाख रुपए जीतना ही है। चल टॉर्च जला, हम ये कर सकते हैं। यक्ष ने जल्दी से टॉर्च जलाई। गैलरी में वे आगे बढ़े। वहां बहुत ही कम रोशनी थी जो कि बार बार बंद भी हो जाती थी। चीखने चिल्लाने और रोने की तेज आवाजें गूंज रही थी। तभी रोना सिसकियों में बदल गया। एक कराहती हुई आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। फिर एकदम तेज आवाज के साथ घुप अंधेरा छा गया। उनका दिल उछलकर हालत में आ गया। यक्ष और दक्ष के दिल की धड़कन बढ़ गई। उनकी हालत खस्ता थी। टॉर्च भी बंद हो गई थी। दोनों चिल्लाने लगे, ओही यह टॉर्च क्यों नहीं जल रही? अब क्या करें? हौसला रख, हौसला रख, सब ठीक है। खुद डरते हुए भी दक्ष उसका हिम्मत बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तभी धीमी रोशनी के साथ टॉर्च जल उठी। दोनों की जान में जान आई। भयानक आवाजें और अंधेरा हर पल उन्हें एहसास करा रहा था कोई और भी है उनके आसपास। उन्होंने दीवार पर एक बोर्ड देखा। यक्ष ने टॉर्च की रोशनी बोर्ड पर की, जिस पर लिखा था, हॉस्टल के कमरे में एक लड़के की हत्या हुई थी, उस रूम को खोलने के लिए चाबी। यक्ष और दक्ष टॉर्च हाथ में पकड़े वहां लगे कीबोर्ड के पास गए, जिसमें बहुत सारी चाबियां लगी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक चाबी उठाई और वहां एक बंद दरवाजे के ताले पर चाबी लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें बराबर आ रही थी। यक्ष ने डरते हुए सारी चाबियां दक्ष को दे दी और खुद टॉर्च से रोशनी ताले चाबी पर करने लगा। दक्ष एक एक चाबी ताले में लगाने लगा। आवाज और भयानक होती जा रही थी। अंधेरे में बीच बीच में लाल रोशनी चमकती या अचानक जोर से कोई चीख सुनाई देती तो ताले पर चाबी लगाते हुए दक्ष का हाथ जोर से कांप जाता। कई बार चाबी उसके हाथ से छूटते छूटने बची। सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि है सब झूठ है। वे बुरी तरह डरे हुए थे। दक्ष अपने कांपते हाथों पर काबू करते हुए पक्ष से बोला, ऐसे ही चाबी लगाते रहे तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। हमें हिंट मांगना चाहिए। यक्ष उसकी बात से सहमत हुआ। यक्ष ने जल्दी से 2 बार टॉर्च कैमरे के सामने जलाई बुझाई जो गैलरी के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था। तभी वहां एक स्क्रीन दिखाई देने लगी जिस पर लिखा था, पीछे वाली दीवार पर बच्चों के नाम और रूम नंबर लिखे हैं, चाबी का नंबर उनसे मैच करो। यक्ष और दक्ष ने जल्दी से सारी चाबियों का नंबर रूम नंबर से मिलाया। एक चाबी ऐसी थी जिसका कोई रूम नंबर ही नहीं था। यक्ष ने वह चाबी कमरे के बंद दरवाजे के ताले पर लगाई। इज्जत से दरवाजा खुल गया। अब वे दोनों एक कमरे में खड़े थे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा वह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था, साथ ही एक अलमारी भी थी। भयानक आवाजें उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। बहुत ही डरावना माहौल था। एक अजीब सी गंध उनकी नाक के नथुनों को फाड़ रही थी। वे चाहकर भी अपने दिमाग से इस झूठे डर को नहीं निकाल पा रहे थे। यक्ष ने आगे बढ़कर अलमारी खोली और चीख उठा। यक्ष के चिल्लाने से दक्ष उसके करीब आते हुए जोर से बोला, अरे पागल हो गया है, बार बार क्यों डर जाता है? अपने साथ साथ मुझे भी डरा रहा है। यक्ष ने टॉर्च की रोशनी अलमारी के अंदर की। वहां कटे हुए हाथ पैर पड़े हुए थे। दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा दबाते हुए कहा, ये सब नकली है, दिमाग को शांत रखा, डर मत। यक्ष ने हर के मारे अपने गले में अटका चूक निगला। तभी यक्ष के कानों में धीरे से फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम मुझे मारकर बच नहीं सकते। यक्ष एकदम चौंक गया। डर से उसकी धिग्गी बंद गई। वह डरते डरते बोला, ये तो रूप झान की आवाज है। दक्ष गुस्से से पागल हो गया। एक थप्पड़ यक्ष को लगाते हुए बोला, तुझे बोला था ना उसका नाम मत लेना। एक बात मुझे समझ नहीं आती। यक्ष को थप्पड़ का कोई असर नहीं हुआ। उसे बराबर अपने पास किसी के होने का एहसास हो रहा था। वह जल्दी से घूमकर टॉर्च की रोशनी इधर उधर करने लगा। दक्ष ने उसे डॉटते हुए कहा, टॉर्च की रोशनी इधर उधर मत घुमा, अलमारी की तरफ रोशनी कर, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। पर यक्ष को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पसीने में नहा गया। दक्ष ने उसे फिर समझाया, बेकार की बात मत सोच, बस मैं जो कहता जा रहा हूं वो कर। थोड़ी देर बाद हमारे हाथ में 1 लाख रुपए आने वाले हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत कर से भाई। है हाँ ठीक है। उसकी बात मानकर यक्ष ने डरते हुए अलमारी में टॉर्च की रोशनी की और वह तेजी
से चिल्लाया, नहीं CH-18 हॉरर एस्केप रूम अब तक आपने पढ़ा। यक्ष और दक्ष रुझान को मारकर उसके शरीर से सोने की सभी बीजें उतार लेते हैं और उसे एक ट्रक में डाल देते हैं। गहनों को एक सुनार को बेचकर हैदराबाद घूमने जाते हैं। रामोजी फिल्म सिटी में खूब मजे करने के बाद वे हॉरर एस्केप रूम में जाते हैं। अब आगे यक्ष डरते हुए अलमारी में टॉर्च की रोशनी करते ही जोर से चिल्लाता है, नहीं। यक्ष की आवाज़ सुनकर दक्ष एकदम डर गया और बोला, क्या हुआ, क्या हुआ? यक्ष ने डरते हुए अपनी उंगली अलमारी की तरफ की। दक्ष अलमारी के पास जा खड़ा हुआ। वहां एक पीले रंग का छोटा सा डिब्बा था। दक्ष ने डिब्बा उठाते हुए कहा, तू बार बार चिल्लाकर मुझे भी हरा देता है। डिब्बा ही तो है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? इस बार यक्ष को अपने आप पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह खिसिया गया। दक्ष ने जैसे ही डिब्बा खोला, डर से डिब्बा उसके हाथ से छूट गया। उसमें कटी हुई उंगली थी। कटी हुई उंगली में एक अंगूठी थी। दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। दक्ष ने जैसे तैसे अपने को संभालते हुए कहा, अरे अरे, ये सब नकली है, झूठ है, हमें डरना नहीं है, क्लू ढूंढना है। उंगली रबर की होगी, डिब्बे में ढूंढो, शायद उसमें कोई क्लू हो। यक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। वह डरते हुए बोला, अरे छोड़, हम हिंट मांग लेते हैं। दक्ष के जवाब का इंतजार किए बिना वह जल्दी से टॉर्च लेकर गैलरी में आया और 2 बार टॉर्च जलाई बुझाई। स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, कमरे में अलग अलग जगह गहने रखे हैं, जी की कमरे की बाकी दीवारों की तरफ है। ये सब मिलते ही आपके लिए अगला दरवाजा खुल जाएगा। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पलंग का बिस्तर हटाया, वहां कटे हुए कान थे जिसमें कुंडल थे। कांपते हाथों से कटे हुए कान उठाकर उसके कुंडल निकाल लिए। वहीं दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिससे खून टपक रहा था। वो उस पर हाथ नहीं लगाना चाहता था, पर दक्ष ने उसे जोर से डॉट लगाए। आखिरकार उसे तस्वीर हटानी पड़ी। वो उस समय को कोस रहा था जब उसने हॉरर एस्केप रूम देखने का सोचा था। डरते हुए तस्वीर हटाने पर उसके पीछे उन्हें चेन लटकी हुई दिखी। धड़कते दिल के साथ उन्होंने चेन उतार ली। जल्दी से उन्होंने दरवाजा चेक किया कि खुला कि नहीं, पर वो अब भी बंद था। रोने चिल्लाने की तेज आवाजें उनके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। उनका दिल बार बार उछल उछल कर हलक में आ जाता था। दोनों टॉर्च की रोशनी इधर उधर करते हुए अंधेरे में अपनी आंखें फाड़े हरते घबराते नजर दौड़ा रहे थे। दक्ष ने हकलाते हुए कहा, अभी और गहने ढूंढने बाकी हैं, सब मिलेंगे तभी दरवाजा खुलेगा। तभी डरावनी तेज आवाजों के बीच एक फुसफुसाती हुई आवाज दक्ष के कानों में आई, तुम्हें मेरी सोने की घड़ी चाहिए ना? मेरे हाथ से, ये किताबों की रैक में है। आवाज सुनकर दक्ष हर कर पिघलाते हुए बोला, यक्ष। रुद्वान की आवाज निकालना बंद कर। यश मिमियाते हुए बोला, मैंने क्या कहा? दक्ष का दिमाग अब सुन्न होने लगा था। वह बहुत मुश्किल से आवाज निकालते हुए बोला, किताबों की रैक में देखते हैं। दोनों किताबों की रैंक की तरफ बढ़ते हैं। दक्ष ने टॉर्च पकड़ते हुए कहा, तू देख यहाँ पर किताबें हटाकर। यक्ष ने आगे बढ़कर एक किताब उठाई। किताब पर रोशनी पड़ते ही उस पर लिखा रोल नंबर 15 देखकर दोनों के हाथ से टॉर्च और किताब दोनों छूट गए। दोनों बहुत ही डर गए थे। उन्हें लगा उनके पैरों में ताकत नहीं है। जैसे तैसे दक्ष ने टॉर्च उठाई और हकलाते हुए बोला, रोल नंबर 15 तो रूह जान का था। अब दोनों ही घर थर कांप रहे थे। यक्ष ने दक्ष का कसकर हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें बाहर चलना चाहिए, हमें अब और कुछ नहीं करना। दक्ष ने धूप निगलते हुए जैसे तैसे अपनी हिम्मत बटोरते कहा, यक्ष बस थोड़ी देर की बात है, ये सोच हमें 1,00,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ सब झूठ है, रुझान को हमने मार डाला है ना, इसलिए हम डर रहे हैं। ये जो रोल नंबर 15 लिखा है ना, इत्तेफाक हो सकता है। डर मत, तो हरेगा तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। यक्ष की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। अब उसे कमरे में चीखने चिल्लाने रोने की आवाजें भी रुझान की लग रही थी। उसने दक्ष का हाथ कस कर पकड़ लिया। दक्ष ने अपने दोनों हाथों से यक्ष का हाथ दबाकर कहा, तू मेरे साथ रह, बाकी सब मैं कर लूंगा। दक्ष ने रैक में रखी किताबें नीचे गिरा दी। रैक में एक घड़ी रखी हुई नजर आने लगी। घड़ी उठाते ही एक और दरवाजा खुल गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े डरते डरते उस कमरे में घुस गए। वहां धीरे धीरे रोने और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। यक्ष ने अपने कानों में उंगली डाल ली। अचानक कमरे में आवाजें तेज हो गई। मुझे मार डाला, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अब तुम भी नहीं बचोगे। यक्ष ने जल्दी से फिर से दक्ष का हाथ पकड़ लिया। आवाज बराबर जा रही थी, तुमने जो कर्म किया है ना, वह तुम्हारे सामने आएगा। बच नहीं सकोगे तुम। जब तक जुर्म गुनाह कबूल नहीं करोगे, तुम चैन नहीं पाओगे।
यक्ष का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसकी पेंट गीली हो गई। वह रोता हुआ बोला, दक्ष जल्दी बाहर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। यक्ष की हालत देख दक्ष को भी डर लगने लगा। वह हिम्मत करते हुए बोला, मैं एक हिट और मांग लेता। उसने हाथ में पकड़े टॉर्च को 2 बार जलाया बुझाया। स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, अपने पीछे का बाथरूम का दरवाजा खोली। दक्ष ने कहा, यक्ष तुम यहीं रुको, मैं बाथरूम के अंदर जाता हूँ। यक्ष गिड़गिड़ाया, नहीं नहीं, मैं अकेला यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा। दक्ष ने बाथरूम का दरवाजा खोला। वह बहुत ही छोटा बाथरूम था। दक्ष बोला, इसमें हम दोनों नहीं जा सकते, या तो तुम जाओ या मैं। समझाने की कोशिश करो यक्ष, यह आखिरी बार है, इसके बाद हमसे नहीं हुआ तो हम हार मान लेंगे, बस एक बार और साथ दे दे भाई। दक्ष ने उसके कहचे पर हाथ रखते हुए कहा। दक्ष हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाजा खोल अंदर गया। खट से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। CH-19 मौत। यक्ष के मना करते करते भी दक्ष यक्ष को कमरे में छोड़ हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाजा खोल अंदर चला गया। दक्ष के अंदर जाते ही दरवाजा खट से बंद हो गया। यक्ष चिल्लाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अंदर से कोई जवाब ना पाकर वह टॉर्च को जलाने बुझाने लगा, लेकिन टॉर्च बुझने के बाद जली ही नहीं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। बीच बीच में लाल रोशनी की चमक आती थी जो कमरे को और भयावह बना देती। पूरे कमरे में हंसने की आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा, तुम भी मरोगे। यक्ष पसीना पसीना हो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रुझान, हमने गुस्से और लालच में तुम्हारी जान ले ली, रुझान मुझे माफ कर दो। यक्ष जोर जोर से पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसकी पेंट गीली हो गई। वह अंधेरे में इधर से उधर दौड़ रहा था। भयानक आवाज से बचने के लिए वह कभी अपने कानों को अपने दोनों हाथों से जोर से बंद कर लेता, जो कभी अपने ही गाल पर जोर जोर से चोट मारने लगता। उसे किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ रहा था। तभी पूरा कमरा रोशनी से भर गया। एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर दोनों लड़के तेजी से अंदर आए। यक्ष अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक लड़का यक्ष को पकड़कर बाहर लाया और दूसरे के ने बाथरूम का दरवाजा खोल दक्ष को खींचकर बाहर निकालते हुए कहा, हीरो तो इतना बन रहे थे, अब देखो डर के मारे क्या हाल बना लिया। ऐसी हरकत तो पहली बार देखी है किसी की। दूसरा लड़का उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगा। बाहर आने के बाद भी यक्ष की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया। वह पागलों की तरह अब भी चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो सहरान, माफ कर दो, मैं लाले में अंधा हो गया था। दक्ष जमीन पर निस्तेज पड़ा था। एक लड़के ने यक्ष को दौड़ते हुए कहा, ओए अब तो चुप हो जा, कब से चिल्ला कर दिमाग खराब कर रहा है। यक्ष पर उस लड़के के बोलने का कोई असर नहीं हुआ। दक्ष के चेहरे पर पानी डाला गया, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। ये देखकर उन लड़कों ने डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर उनकी जांच की। दक्ष की कलाई पकड़ नब्ज टटोली, स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन जांचने के बाद उन लड़कों को देखते हुए गंभीरता से कहा, इसमें सॉस नहीं है, ये लड़का मर चुका है। वह दोनों लड़के घबरा गए। डॉक्टर ने यक्ष की भी जांच की और उसे इंजेक्शन लगाते हुए कहा, यह बहुत ज्यादा डर गया है, बाद में पता चलेगा इसकी मानसिक स्थिति का। इंजेक्शन लगने से पक्ष को नींद आने लगी। वह वहीं जमीन पर लेट गया। अब एस्केप रूम के वे दोनों लड़के कौप रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें कहा, आप पुलिस को बुलाइए, ये पुलिस केस बनता। दोनों लड़के घबराते हुए बोले, हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों अपनी मर्जी से ही अंदर गए थे। दोनों लड़कों ने डॉक्टर को एस्केप रूम की वीडियो दिखाई। वीडियो देखने के बाद लेटे हुए यक्ष को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, इसे मानसिक आघात लगा है और इनकी बातों से लग रहा है इन्होंने कोई अपराध किया है। आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका एस्केप रूम लीगल है। एस्केप रूम की वजह से इन दोनों की ऐसी हालत नहीं हुई, बल्कि यह लोग अपने किसी किए गए कर्म से डर गए हैं। हो सकता है इनके द्वारा किया गया किसी बड़े अपराध का खुलासा हो। एस्केप रूम के लड़कों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आते ही डॉक्टर और दोनों लड़कों की पूरी बात सुनी। एस्केप रूम की जांच की गई। वहां प्लास्टिक के करे हाथ पैर पड़े हुए थे। सभी एंगल से पूरे एस्केप रूम के फोटो लिए गए। सभी जगह से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए। एस्केप रूम की वीडियो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बाथरूम के अंदर दरवाजे के पीछे कील पर कपड़े पहने एक पुतला लटका हुआ था, जिसे देखते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, तारांकन, लगता है इस प्लास्टिक के पुतले को देखकर ये लड़का कुछ ज्यादा ही डर गया। यक्ष के सामान की जांच की गई। आधार कार्ड और फोन को पुलिस ने कब्जे में कर लिया। यक्ष के फोन का स्विच ऑन कर कॉल डिटेल्स देखने पर सबसे आखिरी कॉल जो पक्ष ने पिछली रात अपने पिता को किया था पर फोन किया गया। फोन मनोहर लाल ने उठाया। मनोहर लाल के हेली
बोलते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना परिचय देते हुए कहा, जिनका ये फ़ोन है आप उनके क्या लगते हैं? मनोहर लाल ने किसी अनहोनी की आशंका से डरते हुए अपना परिचय देते हुए कहा, जी यह फ़ोन मेरे बेटे का है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? इंस्पेक्टर ने कहा, आप किसी रुझान को जानते हैं? आपका बेटा किसी रुझान को मारने की बात कह रहा है। ये सुनते ही मनोहर लाल ने अपना सिर पकड़ते हुए डरते घबराते रुझान के लापता होने की बात बताई। मनोहर लाल ने रोते हुए कहा, आप मेरे बेटे से मेरी बात कन्नरा दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा, जी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी हालत नहीं है बात करने की। उसके साथ एक लड़का और भी है जो कि मृत अवस्था में मिला है। मनोहर लाल के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसका चेहरा ऐसे पीला पड़ गया था जैसे खून की एक बूंद भी ना बची हो। CH20 वापसी। अब तक आपने पढ़ा, हैदराबाद के एस्केप रूम में दक्ष की बाथरूम में मौत हो जाती है और यक्ष बहुत बुरी तरह डरकर चिल्लाने लगता है। अब आगे हैदराबाद के जिस होटल से यक्ष ने अपने घर फ़ोन किया था, उसकी लोकेशन ट्रेस करके सब इंस्पेक्टर कुशल होटल पहुंचा। होटल में यक्ष और दक्ष के फोटो दिखाने पर मैनेजर ने उन्हें पहचानते हुए होटल के रजिस्टर में नाम देख करके बताया, हाँ ये दोनों लड़के कल ही इस होटल में आए थे। आज सुबह ये दोनों हॉरर एस्केप रूम देखने की बोलकर गए हैं। शायद वे दोपहर तक आ जाएंगे। क्या बात है सर, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सब इंस्पेक्टर कुशल ने हॉरर एस्केप रूम का एड्रेस लिया और अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने के लिए निकल गए। वहां पहले ही हैदराबाद पुलिस मौजूद थी। कुशल ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। हैदराबाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर कुशल से पूरा केस जानने और एस्केप रूम की वीडियो देखने के बाद चार्ज उनके हाथ में दे दिया। सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर सुजान को फ़ोन करके सारी वस्तुस्थिति बताई। उसके बाद हैदराबाद पुलिस इंस्पेक्टर मात्रे को फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट को बाद में भेज देने के लिए कहा। वीडियो रिकॉर्डिंग और सभी सबूतों सामान के साथ यक्ष को अपने साथ ले जाने का बंदोबस्त किया। दक्ष के शव को पूरी एहतियात के साथ दिल्ली जाने का प्रबंध किया गया। वही उसका पोस्टमार्टम भी होना था। पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर अजीत पानी पीने के बाद गिलास टेबल पर रखते हुए इंस्पेक्टर सुजान की ओर देखते हुए बोला, साहब मैं उस लड़के को ट्रक से निकाल अपने घर लेकर आया। डॉक्टर को बुलाकर उसकी जांच करवाई। इंस्पेक्टर सुजान ट्रक ड्राइवर अजीत की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा, इसके सिर पर चोट लगी है इसलिए बेहोश है। ये चोट इसको कैसे लगी? मैंने डरते हुए पूछा। डॉक्टर साहब इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं? ये सच जाएगा ना? वह मुझे अपनी आंखों से तौलता हुआ बोला, यह आपका क्या लगता है? मैंने डॉक्टर साहब को झूठ कह दिया कि यह मेरा भतीजा है। सीढ़ियों से इसका पैर फिसल गया। अजीत ने इंस्पेक्टर सुजान से नजरें चुराते हुए कहा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते हुए कहा, नहीं डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़े समय बाद होश आ जाएगा। बाकी हाल इसके होश आने पर पता चलेगा। इसे समय पर दवा देना और इसके खाने पीने का खास ख्याल रखना। जी डॉक्टर साहब, उसे ठीक जानकर जैसे हमारी जान में जान आई थी। इंस्पेक्टर सुजान ने सब बात सुनकर कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे पास है? जी इंस्पेक्टर साहब, जब होश में आया तो अपना नाम भी ना बता सका। मैंने सोचा था ये लड़का होश में आएगा तो मैं अपने आप ही निर्दोष साबित हो जाऊं। झुमरी हाथ जोड़ते हुए बोली, साहब जितना हो सका हमने इसका ख्याल रखा। हम गरीब आदमी है साहब, किसी बड़े डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, ना ही पुलिस के पास जाने की हिम्मत जुटा पाए, हमें माफ़ कर दो। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, ठीक है, ये बताओ अब वो कहाँ है? अजीत हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब वो बाहर मेरे ट्रक में बैठा है, हमेशा चुप ही रहता है, कुछ नहीं बोलता, उदास रहता है। हम जो भी कहते हैं सब चुपचाप मान लेता है, हमें उस पर बहुत दया आती है साहब। इंस्पेक्टर सुजान तेजी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बाहर की ओर कदम बढ़ाते हुए अजीत से कहा, मेरे साथ आओ एक। इंस्पेक्टर सुजान पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। इस तरह उन्हें बाहर जाते देख दो सिपाही भी उनके पीछे हो लिए। इंस्पेक्टर सुजान ट्रक के पास पहुंच हैरानी से रुझान को देखते हुए ट्रक से नीचे उतरने का इशारा किया। रुझान असमंजस सा उन सबको देखता रहा। अजीत रुझान के पास जाकर बोला, आओ पुत्र नीचे आ जाओ। वो उसका कहना मान ट्रक से नीचे उतर अजीत के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन के अंदर आ गया। अब इंस्पेक्टर सुजान के सामने रुझान, अजीत और झुमरी बैठे हुए थे। रुझान की आंखें उदास और निस्तेज थी। वह खामोशी से कुर्सी पर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर सुजान ने उससे नाम पूछा लेकिन रुझान ने कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर सुजान ने ट्रक ड्राइवर अजीत से कहा, इतने दिनों तक तुमने यह बात छुपाई, यदि तुम पहले ही थाने में रुझान को लेकर पहुंच जाते तो इसके माता पिता को इतने दिनों तक कष्ट नहीं भुगतना पड़ता। अजीत शर्मिंदा होता हुआ बोला, सही कहा आपने साहब, हमसे गलती हो गई, हम डर गए थे। सुजान ने सख्त होते हुए कहा, लेकिन अभी तुम शक के दायरे में हो,
अपना पूरा नाम पता यहाँ लिखवा कर जाओ, जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। रुझान की ओर इशारा करते हुए बोले, अभी हम इसे इसके घर ले जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, इंस्पेक्टर सुजान ने आदेश देते हुए कहा। रुझान, ट्रक ड्राइवर अजीत और झुमरी को लेकर इंस्पेक्टर सुजान जिंदल हाउस पहुंचे। उनकी गाड़ी जिंदल हाउस के गेट पर रुकी। ड्राइवर चंदर ने पुलिस की गाड़ी से 2 अजनबियों को उतरते देखा। आंखों में अनभिज्ञता लिए हुए वह उनकी ओर बढ़ा, तभी उसकी नज़र रुझान पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर रुझान के गले लग गया। उसके गले लगने का रुझान पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह उदास भाव से चंदर को देखता रहा। अपनी तरफ उसे अनजानों की तरह देखता देख चंदर का दिल दहल गया। वह रोता हुआ बोला, बाबा क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? फिर वह इंस्पेक्टर से बोला, साहब मेरे रुझान बाबा को क्या हो गया? इंस्पेक्टर को जवाब ना देते देख चंदर घर के अंदर की तरफ भागते हुए चिल्लाया, साहब, मेम साहब देखिए, रुझान बाबा आ गए, हमारे रुझान बाबा आ गए।